हाँ, तो आप सबको पता है कैप्सूल सीरीज चल रही है और ज़बरदस्त बेनिफिट होने वाला आपको कैप्सूल सीरीज को ढंग से पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 8वां हिस्ट्री का एक छोटा सा कैप्सूल बनाया इतना बड़े चैप्टर का, बस याद एक रखना है, साथ में लाइव टेस्ट जरूर देना है। हर बार कह रहा हूँ इस बात को, कम से कम 5 से 7 बार। खूब सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को भी कि सभी कोई तो कह रहे हैं सर तीसरी बार टेस्ट दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं सर इसी टेस्ट को मत, क्योंकि वो मैं कमेंट देख लेता हूँ किसका कितनी बार है। सबके जवाब ना दूँ लेकिन कमेंट देखता मैं ज़रूर हूँ सबके, इसलिए वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई सिलेक्शन क्या नाम परसेंटेज आपको पाना है, परसेंटेज आपके बनेंगे। ये इतना बड़ा चैप्टर है, छोटे से कैप्सूल मर्ज कर दिया है, गारंटी है मेरी बोर्ड के एग्जाम ये आना है, ठीक है ना, बस समझ लेना मेरी बात को। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य, पीजेंट, लैंडलॉर्ड्स एंड द स्टेट, चैप्टर नंबर 8वां हिस्ट्री का, ठीक है। एक ही क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए रामबाण नुस्खा है ये, ठीक है, और जिसने सब कुछ पढ़ लिया उनके लिए भी डबल रामबाण नुस्खा है ये, ठीक है। अब बात ये है कि सबसे पहले अपन बात करेंगे आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी जो बुक है, इस आइन ए अकबरी की पूरी पीएचडी आपको करनी है। यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, लघुतरात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर आएगा, क्योंकि मैंने इसको 5 या 4 टाइप में इसको तोड़ा है। पहले इसका परिचय पढ़ेंगे, इसके भाग या पार्ट पढ़ेंगे, कैसे गवर्नमेंट इसके मतलब काम कर, सभी का अलग। जैसे ये पहला क्वेश्चन आ जाएगा आइन अकबरी का परिचय टाइप, हेडिंग लगा लो परिचय, इंट्रोडक्शन, और सभी को उतारना है। खूब सारे बच्चे बिल्कुल शर्म ही नहीं करते हैं, इतने छोटे छोटे कैप्सूल भी उतारने में इतना जोर आ रहा है उनको, वो कह रहे हैं कि सर पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दो। थोड़ी बहुत तो शर्म करो निकम्मो, ये इतना कुछ मैं करके दे रहा हूँ आपको, अलग अलग तरह की अलग अलग चीज़ें छांट के, कितनी मेहनत लगती है, आंखें सूझ जाती है, और आप इतना सा काम नहीं कर सकते वो खुद के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे बताओ। तो ध्यान रखना, आइन अकबरी, सबसे पहले परिचय में बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन की। आइन अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का परिणाम है, जिसको पूरा करने का भार बादशाह अकबर के आदेश पर दरबारी इतिहासकार जो थे, उनका मतलब जो राजा के दरबार में रहते हैं ना, वो इतिहास दरबारी होते हैं, उनका नाम था अबुल फजल, उसने उठाया था, पूरी जिम्मा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी, और उसने आइन अकबरी ग्रंथ की रचना की थी। किसने? अबुल फजल ने। 1 मार्क्स में क्वेश्चन तो खैर टेस्ट, लाइव टेस्ट में तो सब कुछ पीएचडी हो ही जाएगी, एक छोटे वाले क्वेश्चन की चिंता ही मत करो आप, ठीक है। तो अबुल फजल ने। फिर सम्राट अकबर के शासन के 42वें वर्ष अर्थात 1598 ईस्वी में 5 संशोधन, 5 चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट किए गए। उन संशोधनों के पश्चात इस ग्रंथ को पूरा किया गया। आइन, अब देखो बुक का नाम है आइन, इतना मान लो, अकबर के वो तो उसके लिए थी, इसलिए उसको आइन अकबरी बोलते हैं। तो आइन इतिहास लेखक की एक ऐसी विशाल परियोजना का भाग थी जिसकी पहल अकबर ने की थी, ठीक है। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, बाद में अकबरनामा है ना, जिसकी रचना 3 जिल्दों में की गई थी। प्रथम 2 जिल्दों में अबुल फजल ने ऐतिहासिक दास्तान प्रस्तुत की थी। तृतीय जिल्द आइन अकबरी अथवा आइन को शाही कानून के सारांश एवं सम्राट के एक राजपत्र के रूप में संकलित किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, आइन को क्या किसके रूप में प्रस्तुत किया गया था? शाही कानून का सारांश इसके अंदर था। अभी पढ़ेंगे भी आप, इसमें क्या क्या कानून की बातें लिखी थी, सारांश पूरा पढ़ेंगे। ये है, बताओ, इंट्रोडक्शन हो गया पूरा आइन अकबरी का। किसने? अबुल फजल की ने इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई आइन अकबरी की। और 4200 जो 1598 के अंदर थी, इट वाज कंप्लीट इन 1598, द 42nd रीजनल ईयर द एम्परर। सारी बातें वो की, कुछ फैक्चुअल चीजें याद कर लेना, बाकी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इंग्लिश में तो ठीक कर लेना भाई, ये कटा हुआ था, इसको नहीं लिखना है आपको। तो ये हो जाएगा प्रोजेक्ट बाय अकबर, और दिस हिस्ट्री नोन एज द अकबरनामा कंप्राइज 3 बुक्स। 3 बुक जो अपने बात की, 3 बुकों में, बुक को अपन क्या बोलते हैं, 3 जिल्दों में, 3 बुक्स है वो इंग्लिश में। फर्स्ट टू प्रोवाइड हिस्टोरिकल नैरेटिव, और द थर्ड वो कराती है और ऑर्गेनाइज्ड कंपेडियम ऑफ इंपीरियल रेगुलेशन एंड गजेटर ऑफ द एम्पायर, ठीक है, उसके बारे में बताती है। ये जो लाइन मैंने रफ की है, ये लाइन ये थी कि ये अपन चैप्टर 9 में आइन अकबरी मोर पढ़ेंगे, तो वो लाइन लिखने की जरूरत नहीं इस आंसर में, ठीक है। ये परिचय हो गया। फिर है आइन अकबरी की विषय वस्तु क्या थी, कंटेंट क्या था ऑफ आइन, ठीक है। तो देखो, दरबार, प्रशासन और सेना का संकलन इसके अंदर किया गया है। एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन आएगा कि आइन अकबरी की विषय वस्तु को लिखिए, राइट द कंटेंट ऑफ द आइन या आइन अकबरी, ठीक है। तो इसके अंदर डिटेल अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी, एक तो इसके बारे में लिखा है। दूसरा, राजस्व के स्रोत एवं अकबर के साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल इसके अंदर लिखा हुआ है। द सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू एंड द फिजिकल लेआउट ऑफ द प्रिंसेस ऑफ अकबर्स एम्पायर। तीसरा, लोगों के साहित्य, सांस्कृतिक और धार्मिक रीति रिवाजों और अकबर की सरकार के समस्त विभागों एवं प्रांतों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करने के अतिरिक्त आइन इन सूबों, सूबे होते हैं ना
जैसे स्टेट जो होता है, राज्य, सूबों के बारे में जटिल एवं आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी से प्रदान करती हैं। ठीक है, ये सारा कंटेंट इसके अंदर है। द लिटरेसी literary, cultural and religious traditions of the people along with a description of the various departments of Akbar's government and elaborate descriptions of the various provisions, जिसको हम सूबास बोलते हैं। सूबे मतलब राज्य हो गए, स्टेट हो गए, आज के स्टेट जो थे उनके टाइम पर वो बोलते थे एम्पायर। और द आइन गिव अस इंट्रिकेट क्वांटिटी इन्फॉर्मेशन ऑफ दोज प्रोविंसेस, इन सब के बारे में जानकारी देती है। तो ये इसकी विषय वस्तु हो गई। ठीक है, ध्यान रखना, ये आइन अकबरी का परिचय इंट्रोडक्शन, ये आइन अकबरी की विषय वस्तु यानी कंटेंट, और ये हो जाएगी अब आइन अकबरी के दफ्तर यानी भाग यानी कि पार्ट। ठीक है, दफ्तर बोल दो चाहे पार्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। आइन अकबर की पूरी पीएचडी करनी, 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने, तीसरा क्वेश्चन है वो लगाना हेडिंग आइन अकबरी के दफ्तर या भाग यानी दफ्तर या पार्ट्स ऑफ द आइन अकबरी। तो आइन 5 भागों में दफ्तरों का संकलन है, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का वितरण प्रदान करते हैं। द आइन इज मेड अप ऑफ 5 बुक्स, जिसको हम दफ्तर बोलते हैं, ऑफ विच द फर्स्ट 3 बुक्स डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पहले 3 में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है। और देखो कौन कौन सा, पहला है कि हुआ कि मंजिल आबादी, दूसरा सिफह आबादी, यानी कि फर्स्ट है मंजिल आबादी, दूसरा सिफह आबादी। हिस्ट्री के अंदर सेम टू सेम वर्ड लिखना है आपको। ठीक है, मंजिल आबादी के नाम से पहली पुस्तक शाही परिवार एवं उसके रखरखाव से संबंधित है। ऐसा मान लो ना कि मंजिल बिल्डिंग है, मतलब उनका घर होता होगा, ऐसा मतलब याद करना है। तो मंजिल आबादी के नाम से उसकी पहली शाही जो भी परिवार होता था या उनका रखरखाव कैसे किया जाता था, वो सारी बातें इसके अंदर होती है। ठीक है, द फर्स्ट बुक कॉल्ड मंजिल आबादी कंसर्न द इंपीरियल हाउस होल्ड एंड इट्स मेंटेनेंस। दूसरा सिपह आबादी, तो आइन का दूसरा भाग है सिपह आबादी। इसमें सैनिक और नागरिक प्रशासन एवं नौकरों की व्यवस्था के बारे में है, जिसमें शाही अधिकारियों यानी मनसबदारों, विद्वानों, कवियों, कलाकारों में संक्षिप्त जीवनियां सम्मिलित है। सिपह में क्या होते हैं, सिपाही, ये समझ लो, सिपाही मतलब इसके अंदर सारे के सारे अधिकारी, कवि, सिपाही सब आगे इसमें। ठीक है, आर्मी, मिलिट्री सब। द सेकंड बुक सिपह आबादी covers the military and civil administration and the establishment of servants. This book includes notices and short biographical sketches of imperial official, जिसको अपन मनसबदार बोलते हैं, लैंडमैन, पोइट्स एंड आर्टिस्ट। ठीक है, और देखो नेक्स्ट है मुल्क आबादी, ये तीसरी है। ठीक है, आइन का तीसरा भाग है मुल्क आबादी है, जो केंद्र व प्रांतों के वित्तीय पहलुओं एवं राजस्व की दरों को विस्तृत जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त इसमें 12 प्रांतों का भी, 12 स्टेट का भी वर्णन है, डिस्क्रिप्शन किया, पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। इस पुस्तक में सांख्य की सूचनाएं विस्तार से दी गई है। इसमें प्रांतों, सूबों एवं उनकी समस्त प्रशासनिक, वित्तीय इकाइयाँ जो भी सरकार, परगना जो भी था उस टाइम पर, महल, इन सब की भौगोलिक स्थलाकृति एवं आर्थिक रेखा चित्र भी सम्मिलित किए गए हैं। और इसी पुस्तक में प्रत्येक प्रांत एवं उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन एवं निर्धारित राजस्व की जानकारी भी दी गई है। ये थी मुल्क आबादी। द थर्ड बुक मुल्क आबादी इज द वन विच डील्स विद द fiscal side of the empire and provides rich quantitative information on revenue rates, followed by the account of the 12 provinces. This section has detailed statistical information which includes the geographic, topographic and economic profile of all सूबाज and the administrative and fiscal division, जिनमें सरकार के परगना हैं, ये महल ये सब आ जाते हैं, और टोटल मेजर्ड एरिया एंड असेट रेवेन्यू, जिसको अपन जामा बोल सकते हैं। ये सारी बातें इसके अंदर है मुल्क आबादी में। तो देखो फिर समझ लो, यानी कि आइन अकबरी के बेसिकली वैसे तो 5 भाग है, लेकिन 5 में से 3 जो भाग है ना, वो इनके प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। पहला मंजिल आबादी, दूसरा सिफह आबादी, तीसरा मुल्क आबादी। ठीक, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ याद हो गया होगा। तीनों क्वेश्चन याद हो गया ना, बहुत बढ़िया। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है कि आइन अकबरी में सरकार संबंधी जानकारी क्या क्या मिलती है। यानी इन आइन का मतलब आइन अकबरी है, वो एक ही बात है, शॉर्ट में लिखा जाता है, डेटा रिलेटेड टू द सरकार। तो वो देखो ऐसा है, प्रांत एंड स्टेट, जिसको अपन सूबा बोलते हैं। तो इस प्रांत स्तर की विस्तृत जानकारी देने के लिए आइन हमें सूबे के नीचे की कई सरकार के बारे में विस्तार से बताती है। ये सूचनाएं तालिका के रूप में दी गई है। प्रत्येक तालिका में 8 खाने हैं जो हमें निम्नलिखित सूचनाएं देते हैं। देखो, पहले खाने में लिखा है परगनात, जिसको महल बोलते हैं। सेकंड किला भी, जिसको अपन फोर्ट बोलते हैं। पहला तो हो गया परगनात या महल, किला या फोर्ट। तीसरा अराजी और जमीन ए पाईमूद, अराजी या जमीन ए पाईमूद, जिसको मेजर्ड एरिया, जो एरिया को मेजर करने वाले होते हैं, इज लाइक पटवारी मान लो। नकदी, ठीक है, नकदी इंग्लिश में नकदी है। और सुयरगुल, ठीक है,
ये हो जाएगा, कहाँ गया, ये रहा, द रेवेन्यू असेट कैश, वो इसकी मतलब, तो इसका नकदी का मतलब ये हो गया। और पांचवा स्वेयर गुल, ग्रांट ऑफ रेवेन्यू इन चैरिटी, जो कलेक्ट करता है, राजस्व को कलेक्ट करने वाला, ठीक है। इसके बाद में है छठा जमींदार, छठा कौन है, लैंडलॉर्ड, जमींदार। और फिर उसके बाद में सातवां और आठवां खाने, जो टोटल कितने खाने थे, 8 कॉलम है ना, 8 खाने, तो 6 तो मैंने गिना दिया आपको। और सातवां और आठवें खानों में जमींदारों की जातियां और उनके घुड़सवार, पैदल सैनिक, जिसको अपन प्यादा बोलते हैं, वह हाथी यानी फील्ड सहित उनकी सेना की जानकारी दी गई है उन दोनों में, कि जो जमींदार किस जाति से, किस कास्ट से आते हैं, इनके पास में कितने सैनिक है, कितने हाथी है, कितने प्यादे, पहले सब जितने भी हैं, वो इन्फॉर्मेशन 7वें और 8वें खाने में लिखी हुई रहती है, ठीक है। मुल्क आबादी नामक खंड उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत एवं आकर्षक चित्र प्रस्तुत करता है, जो भी पढ़ा ना अपने मुल्क आबादी, वो पढ़ करता है। आइन का चौथा व पांचवा भाग भारत के लोगों के धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से संबंध रखता है। और इसके अंत में अकबर के शुभ वचनों का संग्रह भी लास्ट में लिखा हुआ है। अकबर के जितने भी शुभ वचन है वो लास्ट में लिखा हुआ है। ये पूरी आइन अकबरी की PhD हो गई आज, होगी या नहीं हो गई। और ये फिर बता दूं मैं, अगर ये कभी बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी आए ना, तो यहां जाके खत्म होगा, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जिंदगी में कभी आए, आपके सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन आएगा टॉप लेवल का, ऐसी कैसी लैंग्वेज लिख देना, फुल मार्क्स आपको मिलने वाले, इसका जरूर ध्यान रखना। ये हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, आइन अकबरी का महत्व है, ठीक है, इसी में कंटिन्यू चलाना ना, महत्व भी लिख लो। आइन अकबरी, हालांकि आइन अकबरी को मुगल बादशाह अकबर ने शासन की सुविधाओं के लिए विस्तृत सूचनाएं जमा करने के लिए प्रायोजित किया था, फिर भी यह पुस्तक आधिकारिक दस्तावेजों की नकल मात्र नहीं है। इसकी पांडुलिपि को लेखक ने 5, मतलब मैंने ये जितने भी क्वेश्चन में लॉन्ग नहीं बनाया है, मैंने सबको शॉर्ट बनाया। अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कभी पूछेगा आइन अकबरी का महत्व लिखिए, बस इतना सा एग्जाम आ जाएगा। कभी कह देगा आइन अकबरी के भाग या पार्ट कितने हैं, वो लिख देंगे। आइन अकबरी की प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन लिखिए, वो लिख देंगे। अब आ जाएगा आइन अकबरी का महत्व, और लास्ट में लिखेंगे अपन आइन अकबरी कुछ सीमाएं भी है, कुछ लिमिटेशंस भी है, वो भी देखेंगे, ठीक है। इनकी पांडुलिपि में लेखक ने 5 बार चेंजेस भी किया, संशोधित भी किया। जैसे संविधान में अमेंडमेंट होता है, वैसे इसमें 5 बार संशोधन किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि इस पुस्तक का लेखक जो अबुल फजल है, इसकी प्रामाणिकता के प्रति बहुत सतर्क था। मतलब कि बुक एकदम सही होनी चाहिए, गलतियां थी, 5 बार उसमें चेंजेस भी किया उसने, ठीक है। उदाहरण के लिए मौखिक प्रमाणों को तथ्य के रूप में पुस्तक में सम्मिलित करने से पहले अन्य स्रोतों से उनकी वास्तविकता की पुष्टि करने का प्रयास किया जाता था। पुस्तक के आंकड़ों वाले समस्त खंडों में सभी आंकड़े अंकों के साथ साथ शब्दों में भी लिखे गए हैं, ताकि बाद की प्रतियों में नकल की गलतियां होने की संभावना कम से कम हो, ठीक है। यानी ऑल्दो द आइन अकबरी वाज ऑफिशियली स्पॉन्स टू रिकॉर्ड डिटेल इंफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट एम्परर अकबर govern his empire more efficiently, it was much more than reproduction of official papers, ठीक है। और that the manuscript was revised 5 times by the author would suggested a high degree of caution the part of Abul Fazl and a search of authenticity, यानी कि चाहता था कि बिल्कुल प्रॉपर प्रमाणिकता के साथ में बुक बने, ऑथेंटिक बुक बने। फॉर इंस्टेंस oral testimonies were cross checked and verified before being incorporated as facts in the जो है क्रॉनिकल, यानी कि इसको बड़े ध्यान से फैक्ट, इसमें आंकड़े जितने भी थे उन फैक्ट को, आंकड़ों को बिल्कुल साथ साथ में शब्दों के साथ, जैसे आपकी मार्कशीट बनती है उसमें क्रॉस चेकिंग कर करके बनाई जाती है, कहीं गलती ना हो, वैसे इसको भी बिल्कुल क्रॉनिकल, एकदम फैक्चुअल, एकदम कहते हैं ना कि क्रॉस चेक करके पूरी वेरीफाई की गई है। और इन द क्वांटिटेटिव सेक्शन ऑल न्यूमेरिक डेटा वर reproduced in words so as minimize the chances of subsequent transcriptional errors। जो भी एरर्स थे वो बिल्कुल ना के बराबर हो, कम से कम हो, इसलिए संभावना कम से कम है। फिर लास्ट लेते हैं आइन अकबरी कुछ कमियां, लिमिटेशन ऑफ आइन अकबरी। वो ये है कि काफ़ी सावधानी रखने के बावजूद कुछ इतिहासकार आइन अकबरी को पूर्ण रूप से दोष रहित नहीं मानते। हालांकि छोटी मोटी गलतियां सब जगह मिल जाती है, क्योंकि ये तो अपन कोई कह सकते हैं कि 100% कोई भी नहीं होता, छोटी मोटी मिस्टेक रही जाती है। Historians who have carefully studied the end point of out that it not without its problem। क्या क्या वो कहते हैं कि आइन अकबरी में जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई है। ऐसा माना जाता है कि या तो ये अंकगणित की छोटी छोटी चूक है, मिस्टेक हो सकती है, अलजेब्रा की हो सकती है माइनर मिस्टेक, या फिर नकल उतारने के दौरान अबुल फजल के सहयोगी द्वारा की गई भूलें हैं। होता है ना कभी अपन, एक तो इन भाई पहले कोई भी बुक बनती है तो पहले एक पेज में लिखा जाता है, फिर उसकी नकल उतार के दूसरे पेज में, ओरिजिनल बुक्स में पेज में छपना हो उसमें होता है। तो हो सकता है उतारने वाले, क्योंकि इसके जो सहयोगी थे वो भी छोटी मोटी मिस्टेक कर सकते हैं, हो सकता है। फिर भी ये गलतियां मामूली है तथा व्यापक स्तर पर आंकड़ों की सच्चाई को कम नहीं करती है, थोड़ी बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी गलत है, कोई छोटी मोटी माइनर मिस्टेक इसके अंदर रही है।
आईन अकबरी के संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं पाई जाती है क्योंकि सभी सूबों के आंकड़े समान रूप से एकत्रित नहीं किए गए हैं। जहां कई सूबे मतलब स्टेट, राज्य, प्रांत, सूबों के लिए जमींदारों की जाति के अनुसार विस्तृत सूचनाएं एकत्रित की गई, ठीक है, की गई, वहीं बंगाल और उड़ीसा के ऐसी सूचनाएं नहीं मिलती है। तो फिर इसका मतलब है ये सब जगह समान, आप कह रहे हो समान कहाँ से हुई? ये कोई छोटी मोटी 1-2 गलतियां आप देख सकते हो। तीसरी, आईन अकबरी में जहां सूबों के लिए राजकोषीय आंकड़े बड़े विस्तार से दिए गए हैं, वहीं उन्हीं प्रदेशों में संबंधित मूल्यों, मजदूरों जैसे महत्वपूर्ण आंकड़े इतने विस्तार से नहीं दिए गए हैं। चौथा, मूल्य और मजदूरी की दरों की जो विस्तृत सूची आईन अकबरी में दी गई है वह मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा अथवा उसके आसपास क्षेत्र से ली गई है। तो स्पष्ट है कि देश के शेष भागों के लिए इन आंकड़ों की प्रासंगिकता दिखाई नहीं देती है। संक्षेप में, कुछ त्रुटियों के बावजूद आईन अकबरी अपने समय का एक असाधारण और अनूठा दस्तावेज है, ठीक है, ये कह सकते हैं। फर्दर, वाइल द फिजिकल डेटा फ्रॉम द सूबाज इज रिमार्केबल फॉर इट्स richness, some equally vital parameters such as prices and wages for these same area are not as well as documents, जैसा उसमें था उसमें नहीं दिखाया गया है। Fourth, the detailed list for prices and wages that the AND does provide is mainly derived from data pertaining to areas in all around the imperial capital of Agra, and is therefore the limited relevance for the rest of the country. तो in a nutshell, in या फिर ऐसा मतलब, therefore overall it can be said that spite of its limitations, the Ain Akbari remains an extraordinary कह सकते हैं अपन, extraordinary document of its time। इसके टाइम में ये बहुत कहते हैं ना कि एक समय का साधारण अनूठा दस्तावेज था। इतनी बड़ी बुक, इतनी शानदार बुक जिसमें मामूली कोई गलतियां हो सकती है जो थी, इसलिए ये पूरी आईन अकबरी की पीएचडी है। मैंने इसमें कितने क्वेश्चन बनाए होंगे एक बार 1 सेकंड के लिए रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले आईन अकबरी की प्रश्न परिचय 1 क्वेश्चन तो ये बन गया। सेकंड, विषय वस्तु कंटेंट 2 बन गया। तीसरा, दफ्तर या पार्ट, दफ्तर या भाग 3। जो चौथा, जो यहाँ खत्म होता है। फिर चौथा, आईन सरकार, यानी कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। पांचवा, इसका महत्व है। और छठा, इसकी सीमाएं, जो कि यहाँ खत्म होती है। कुल मिला के 6 क्वेश्चन इसके आपके बन गए। 6 क्वेश्चन लघुत्तरात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर आ जाते हैं। जिसके लॉन्ग आते हो तो लॉन्ग भी आ जाएगा। आईन अकबरी से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा और ज्यादा बड़े भी नहीं, मात्र 6 छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। यह है कि 17वीं शताब्दी के स्रोत कितने प्रकार के किसानों की चर्चा करते हैं, या फिर यह क्वेश्चन आ सकता है खुदकाश्त और पाईकाश्त कौन थे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पीजेंट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द सोर्सेस ऑफ द 17th सेंचुरी, या फिर हु वर खुदकाश्त एंड पाईकाश्त। आंसर देखो, प्राय मुगल काल के भारतीय तथा फारसी स्रोत किसानों के लिए रैयत अथवा मुजरियान शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त किसानों को आसामी भी कहा जाता था। जहां तक वर्गीकरण का प्रश्न है तो मुगल काल में किसानों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता था, जिनका वितरण ये है। मतलब मेरी बात सुन लो, एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मुगल काल के अंदर किसानों को कितने भागों में बांटा गया, कितने पार्ट्स में पीजेंट को डिवाइड करके रखा गया, तो 2, खुदकाश्त और पाईकाश्त। ये किसानों के प्रकार है, ठीक है, फार्मर्स के, खुदकाश्त और पाईकाश्त। खुदकाश्त में क्या आता था, इस प्रकार के किसान उन्हीं गांवों में रहते थे जहां पर उनकी स्वयं की जमीन होती थी। दिस पीजेंट्स वर रेजिडेंट ऑफ ऑल विलेज इन विच दे हेल्ड देयर लैंड्स। पाईकाश्त, मुगल काल में पाईकाश्त वे किसान थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। कुछ लोग अपनी मर्जी से पाईकाश्त बनते थे। प्राय ये तभी होता था जब करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में अधिक लाभदायक होती थी, वहां पहुंच जाते, ठीक है। और कुछ किसान अकाल, भूखमरी या आर्थिक समस्याओं के आने के बावजूद दूसरे गांव में जाते। भाई कोई किसान दूसरी जगह क्यों जाएगा, या तो वहां पर किसान जहां रहता है वहाँ उसकी जो राजा था या वो शासक उसकी रेटिंग ज़्यादा कर दी हो, हाई कर दी हो, या फिर कहीं अकाल पड़ गया हो, कोई भूखमरी आ गई, इस वजह से वहां से जाना पड़ता है, उससे बोलते हैं पाईकाश्त। तो खुदकाश्त मतलब खुद का काश्त, पाई मतलब किसी दूसरे का, ठीक है। तो these were non-resident cultivation of the Mughal period who belonged to some other village, but cultivated lands elsewhere on a consensual basis. People became पाईकाश्त either out of choice, for example when terms of revenue in distance, मतलब जो विलेज में रहता है उसमें ज़्यादा हो, more favorable, या फिर out of मतलब सॉरी ये या तो जिस गांव में आता हो उसमें जो रेवेन्यू कम हो उसका फेवरेबल में हो, या फिर कोई विलेज के अंदर फोर्स बाय इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आफ्टर ए फैमाइन, जब कोई आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, उनके काल भूखमरी आ गई हो, तो भी किसान वहां से दूसरी जगह जाता था। सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, ये भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है जिन्स कामिल। जिन्स, देखो अभी तक सिर्फ 7 क्वेश्चन बताए मैंने, 8वां जिन्स कामिल से क्या समझते हैं। तो देखो मध्यकालीन भारत में, यानी कि जो अपना मिडल इंडिया था, मिडाइवल इंडिया था,
उस भारत में मौसम के 2 मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी। 2 मुख्य फसल होती थी, 2 सीजन थी। कहीं कहीं पर 3 फसलें भी उगाई जाती थी। दैनिक आहार की फसलों के उत्पादन पर अधिक जोर दिया जाता था। दैनिक आहार का मतलब जो पर डे अपन खाते हैं उस धान पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। लेकिन कुछ फसलें ऐसी थी जिन्हें जिन्स ए कामिल यानी सर्वोत्तम फसलें कहा जाता था। पहली बात तो ये, जिन्स ए कामिल शब्द का मतलब क्या हो गया? सर्वोत्तम फसल। ठीक है, सर्वोत्तम, बेस्ट मतलब क्रॉप्स, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, यानी कि सम gave 3 crops. However, the focus of cultivation of basic staple did not mean that agriculture in medieval India was only the substance. यानी कि अपन ये कह सकते हैं, ये रहा कि this would mean the most region produced a minimum of 2 crops a year. हालांकि वेरेज कहीं पर 3 crops भी हो जाती थी, ये बात मैंने पढ़ ली। ठीक है, और फिर बात है कपास और गन्ने जैसी फसलें अच्छी श्रेणी की सर्वोत्तम फसलें जिनसे कामिल कही जाती थी। किसको? कपास और गन्ना, इसको जिनसे कामिल फसलें कही जाती थी, अच्छी फसलें थी। ठीक है, और इन फसलों से किसानों को अच्छा आर्थिक लाभ होता था, इकोनॉमिक प्रॉफिट इनको ज़्यादा मिलता था, सीधी सी बात है, और सरकार को भी अच्छा राजस्व मिलता था। मुगल साम्राज्य ऐसी फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करते थे कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसी फसलें करो, क्योंकि उन्हें पता था कि इनकी ज़्यादा पैदा होगी, रेवेन्यू अपन को भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ थी। और मध्य भारत व दक्कनी पठार में कपास तथा बंगाल में गन्ना एवं सरसों काफ़ी मात्रा में उगाई जाती थी। बहुत ईजी है, सेम टू सेम डेक्कन प्लेटू, वेयरएज बंगाल वॉज फेमस फॉर इट्स शुगर। ठीक है, तो बहुत ईजी है, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। ये था जिन्स ए कामिल। ठीक है, अगली हेडिंग है जजमानी व्यवस्था। ये दोनों एक साथ आ जाएंगे भाई क्वेश्चन। ठीक है, एक साथ, वरना तो छोटा हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ जोड़ के देख लेना तो दोनों बन जाएंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न बन जाएंगे आपके। ठीक है, कैसे कि जजमानी व्यवस्था क्या थी तथा मिरास या वतन से क्या आशय है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, दोनों मिला के लघुत्तरात्मक प्रश्न बने। कैसे आएगा? निम्न पर टिप्पणी कीजिए, राइट ऑफ द फॉलोइंग, उसमें दोनों पॉइंट आ जाएंगे। पहले बात करते हैं जजमानी व्यवस्था की। तो 18वीं शताब्दी में बंगाल में जमींदार लोहार, बढ़ैया एवं सुनारू जैसे ग्रामीण दस्तकारों को उनकी सेवाओं के बदले दैनिक भत्ता तथा नकदी देते थे, जिसे जजमानी व्यवस्था कहा जाता था। ऐसा है कि 18वीं सेंचुरी की बात है। जमींदार लोहारों, जो जमींदार होते थे वो लोहारों से, बढ़ैयों से, सुनारों से, इन जैसे ग्रामीण जो दस्तकार थे काम करने वाले, उनको उनकी सेवाओं के बदले दैनिक भत्ता तथा नकदी देते थे उसको। ठीक है, वो जो काम करते तो उनको पर डे, जैसा कि मजदूरी मान लो, उनकी लेबर की जो रेट होती है वो भी देते थे, जिसको अपन जजमानी व्यवस्था कहा जाता है। यद्यपि ये प्रथा 16वीं और 17वीं शताब्दी में अधिक प्रचलित नहीं थी। ये चीज़ है, तो इजी हो गया ना, ये सेम इंग्लिश है। मिरास या वतन क्या होता है? इसका मतलब है जमीन है। मिरास या वतन से आशय वह जमीन जो गांव वालों द्वारा ग्रामीण दस्तकारों को उनकी सेवाओं के बदले दी जाती थी। जैसे ये लोग हो गए लोहार, बढ़ैया, सुनार, ये काम करने आते थे तो इनको बदले में वेतन मिलता, पैसा मिलता, लेकिन कहीं कहीं पर इनको मिरास या वतन यानी कि ज़मीन भी दे दी जाती थी। गांव वाले उनको कहते कि भाई ये ज़मीन आप रह लेना, यहाँ पर रख लो या रह जाओ, रहने के लिए बस जाओ, जो भी बातें होती थी। इस ज़मीन पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। खानदानी फिर आगे से आगे जो पीढ़ियाँ आती वो रहती चली जाती, वो हो जाएगा आपके मिरास या वतन। ठीक है, ये हो गया। और फिर है मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका की जांच कीजिए। जो पहले मुगल भारत था उसमें जमींदारों क्या क्या बातें थी, बहुत इजी, अपन बहुत जमींदारों के बारे में पहले पढ़ चुके। तो मुगल काल में जमींदारों की आय का मुख्य स्रोत तो कृषि थी, किंतु ये कृषि उत्पादन में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करते थे। वे अपनी जमीन के मालिक होते थे, तो वे छोटे किसानों को, मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था ना, बस जमींदार अपनी भूमि को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे, अथवा उसे गिरवी भी रख सकते थे। जमींदारों को ग्रामीण समाज में ऊंची स्थिति के कारण कुछ विशेष आर्थिक और सामाजिक सुविधाएं मिलती थी राजा की तरफ से, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या थे कि मतलब कि दीज जमींदार ऑल्सो इंजॉयड सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिविलेज बाय वर्च्यू ऑफ देयर सुपीरियर स्टेटस इन रूरल सोसाइटी। गाँव के अंदर जमींदारों का नाम था, तो बड़े ठाट बाट से रहते थे ये, इनकी हर कोई मतलब कहता है ना कि सेवा करता था। जमींदारों की शक्ति का एक अन्य स्रोत यह था कि वे राज्य की ओर से कर वसूलते थे, टैक्स वही कलेक्ट करते थे। जो टैक्स कलेक्ट करेगा राजा की नज़र में वो सबसे बड़ा आदमी होता था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें वित्तीय मुआवजा प्राप्त होता था। ठीक है, यानी कि जमींदार ऑल्सो डिराइव्ड देयर पावर फ्रॉम द फैक्ट दैट दे कुड ऑफ्टन कलेक्ट रेवेन्यू और बिहाफ ऑफ द स्टेट ए सर्विस फॉर विच दे वर कंपनसेटेड फाइनेंशियली। ठीक है, और छठा, वस्तुतः जमींदारों की समृद्धि का मुख्य आधार उनकी विस्तृत व्यक्तिगत भूमि थी। उस समय ये मिल्कियत अर्थात संपत्ति कहलाती थी, यानी कि द जमींदार हैड एग्जिस्टेंस पर्सनल लैंड्स टर्म मिल्कियत मीनिंग प्रॉपर्टी। और ये नंबर 7 है, 11 नंबर गलती से लिख दिया, ये नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, 7वां है मुगल काल में जमींदारों ने कृषि योग्य जमीनों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जमींदारों ने कृषकों को कृषि उपकरणों के लिए धन भी उधार दिया। भाई जैसे जो जमींदार होते हैं
और वो ज़मीन को जैसे अपन कहते थे ना कि जो जंगल होता था तो ज़मींदार ही वहाँ पर उसको एकदम कहते हैं ना साफ सफाई करवाते और किसानों को ज़मीन देते। प्लस किसानों को जब खेती करना है तो कोई फावड़े, कुदाली, हल जो भी चाहिए कि ज़मींदार ला के देते थे, किसान कहाँ से लाते। ये सारी मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ज़मींदारों की क्या इंपॉर्टेंस था, क्या भूमिकाएं थी, तो ये 5-6 लिख देना, बहुत बढ़िया आंसर बन जाएगा। ठीक है, और फिर ये लास्ट क्वेश्चन आज का अपना, मुगलकालीन जाति पंचायतें क्या थी तथा उनके क्या कार्य थे। जबरदस्त बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन, मतलब आपके मुश्किल से 4-5 पेज नहीं भरेंगे, बस 4-5 पन्ने भरेंगे आराम से। 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 40-30 मिनट के अंदर आराम से रिवीजन कर लेना, याद हो जाएगा। मुगल काल में आम ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त ग्राम में प्रत्येक जाति की अपनी पंचायतें भी होती थी, जाति पंचायतें होती पहले। ठीक है, जो समाज में अत्यधिक शक्तिशाली होती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें पृथक पृथक जातियों के व्यक्तियों के मध्य दीवानी झगड़ों का निपटारा करती थी। भाई पहले कोर्ट यही था ग्रामीण में, ये गांव बिठा के ले, फिर आपस में पंचायत बैठ जाती, 5 कोई आदमी फैसला कर देते, वो पंच फैसला होता था और वही सही होता था, वैलिड होता था। हालांकि वो कभी कभी गलत भी हो जाता, क्योंकि किसी निर्दोष उसमें, क्योंकि ये बुजुर्ग लोग हैं, पुराने दिमाग के लोग थे, तो कुछ गलत भी देते, लेकिन फिर वही जो कह दिया सो कह दिया वही होता था, वही एम्पायर होते थे उनके। देखो कि इस संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है कि जाति पंचायतों में मुख्य विषय जमीन से जुड़े विवाद होते हैं। भाई पहले लड़ाई झगड़े किस में होते थे ज्यादा, या तो कोई ब्याह शादी का हो जाओ जिसमें कि भाई ये इस जाति का इसमें शादी नहीं कर सकता, इसमें नहीं कर सकता, या कोई जमीन को लेकर झगड़े हो जाओ, यही झगड़े होते थे और कोई ज्यादा नहीं होता था। तो जाति पंचायत मुख्य विषय जमीन से जुड़े विवाद होते थे, और जाति पंचायत निर्धारित करती थी कि विवाद जाति व्यवस्था अथवा मानदंडों के अनुरूप ही संपन्न हो। ये पंचायतें बताती थी कि कर्मकांडी व्यवस्था आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए, कर्मकांड वगैरह ज्यादा नहीं होने चाहिए। बोले वास्तविक रूप से कहा जाए तो फौजदारी विवादों को छोड़कर अधिकांश विषयों में राज्य की जो जाति पंचायतें थी उनका निर्णय ही का अनुकरण करना पड़ता था, मतलब उनका पालन करना होता था। ऐसा मान लीजिए कोई फौजदारी मामलों को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती थी, बाकी जितने भी मामले थे, दीवानी मामले जितने भी, सबका सॉल्यूशन करती थी जाति पंचायतें। बस कितने से मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा कैप्सूल है, बड़े ही ध्यान से पढ़ लेना 100%, इसके अलावा कुछ ही मत पढ़ना भले। ठीक है, बस लाइव टेस्ट जरूर देना है, 100% लिखवा लो मेरे से, 100% ये आपका पेपर आ जाएगा इसमें से प्रॉपर। ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, बस मेरी बात मान लेना, रात और दिन एक कर दो, कैप्सूल को तो रट देना और तुरंत रटना ये, और आज का आज ही, और फिर पिछले जितने भी कैप्सूल मैंने आपको दिए हैं सबको बार बार फिर से रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो ये था अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, जो कि एक छोटे से कैप्सूल के साथ में कंप्लीट होता है। ठीक है।